नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या और विधायक खजान दास भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं बहुउद्देश्य क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय पटल से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाले महान संत, प्रखर दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग दृष्टा और हम सभी के शाश्वत प्रेरणातीत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहां पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युग दृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया। और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन ने पश्चिमी जगत को न केवल भारत की महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि सनातन संस्कृति के ज्ञान, विवेक और मूल्य ही, उसमें ही समस्त मानवता के कल्याण निहित है। और स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन के बाद, पश्चिमी देशों के अपने भ्रमण के बाद पुनः लौटकर जब आए तो उनका जब लोगों ने यहां अभिनंदन किया, भारत में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, अनेक स्थानों में, तो जब स्वामी जी से पूछा कि आपने जिस प्रकार से भारत की आध्यात्मिक शक्ति से पूरे विश्व को परिचित करवाने का काम किया, आपने यहां की महानता के बारे में बताया, यहां की विशालता के बारे में बताया, यहां के विस्तार के बारे में बताया, इस भारत भूमि के बारे में बताया, तो आपने बहुत बड़ा अध्ययन किया होगा, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा, बहुत तैयारियां की होगी। तो जानते स्वामी क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि मैं जो अपने देश के कोने कोने में गया, अनेक स्थानों पर मैंने प्रवास किया, दरिद्र नारायणों के बीच में रहा, कुछ रोगियों के बीच में रहा, गरीबों के बीच में रहा, भिखारियों के बीच में रहा, उन सब के बीच में रहने से जो मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वही आत्मज्ञान मैंने शिकागो के सम्मेलन तक निकाला। तो पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के आए हुए स्थानों ने स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, एक भारत के ऋषि के रूप में मान्यता दी, और उसके कारण से भारत की भी जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व के अंदर गई। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था और वो युवाओं को राष्ट्र के पुनर्जागरण का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत हो जाए तो भारत को कोई चुनौती आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। उनकी ऐसी अनेक शिक्षाओं को मूल मंत्र मानकर आज भी असंख्य युवा स्वयं को के होने का अर्थ समझ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से
तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी युवा शक्ति संगठित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। जिस प्रकार किसी इंजन को ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की ऊर्जा, उनके समर्पण और सृजनात्मक शक्ति उस राष्ट्र के लिए अनिवार्य होती है। साथियों, भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। जब हम युवा जनसंख्या की भी बात करते हैं, डिविडेंड डेमोग्राफी की बात करते हैं, उसमें भी हमारा नाम दुनिया के जो प्रथम पंक्ति के राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में हमारा नाम आता है, क्योंकि हमारे देश की 65% जनसंख्या 42 वर्ष से आयु से भी कम की है। यही युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पीढ़ी है। भारत के बारे में जो आज दुनिया आकलन कर रही है। और आगे बढ़ेंगे। भीमताल क्षेत्र से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। दिल्ली से भीमताल घूमने आ रहे पर्यटकों का एक टेम्पो ट्रैलर अनियंत्रित होकर बोहरकुंड के पास करीब 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 24 बच्चों सहित कुल 27 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि यात्रियों का दल दिल्ली से भीमताल की ओर बढ़ रहा था। बोहरकुंड के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में समा गया और घटना की सूचना मिलते ही नैनीताल पुलिस ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी की जान बचा ली। रेस्क्यू किए गए सभी घायलों को तत्काल किया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 4 को बेहतर इलाज और विस्तृत परीक्षण के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है और शेष यात्रियों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उन्हें आवश्यक चिकित्सीय देखरेख में रखा गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। गैरसैंण के महल चौड़ी बाजार के सीमावर्ती गांव पुराना लोहा में वन विभाग के पिंजरे में जो है कैद हो गया। जी हां, सप्ताह भर के भीतर एक और गुलदार कैद हुआ है, जिससे एक तरफ तो ग्रामीणों ने राहत की सांस जरूर ली है, तो वहीं नजदीकी गांव में गुलदारों के सक्रिय होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की चिंता अभी बरकरार है। विकासखंड गैरसैंण के कोठा और उजिटिया गांव में 2 पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक गुलदार पिंजरे की कैद तक नहीं पहुंच पाया है। गोवंश को लगातार निवाला बना रहे गुलदारों के खुले में घूमने से ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। गुलदारों की सक्रियता को लेकर बता दें कि ग्रामीण अंदाजा लगा रहे हैं कि क्षेत्र में दर्जन भर से ज्यादा गुलदार सक्रिय हैं, जो आने वाले समय में गोवंश के साथ ही मनुष्य के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। लोहा रेंज और गैरसैंण के वन क्षेत्राधिकार प्रदीप गौड़ ने बताया है कि गोवंश को मारे जाने और ग्रामीणों की सूचना के आधार पर उजिटिया और कोठा में पिछले 10 दिनों से पिंजरे लगाए गए हैं। वहीं अलग अलग गांवों में गुलदार की सक्रियता की सूचना के बाद गुलदार के निशान ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि गुलदार के अति सक्रिय क्षेत्र में पिंजरा लगाया जा सके। कोटद्वार के शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए प्रतिष्ठित गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच मेरठ स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब की शानदार जीत के साथ समाप्त हुआ। खिताबी मुकाबले में मेरठ की टीम ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए गढ़वाल हीरोज को 4-0 के भारी अंतर से हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच की शुरुआत से ही मेरठ स्पोर्टिंग के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। गढ़वाल हीरोज की रक्षा पंक्ति मेरठ के फॉरवर्ड खिलाड़ियों के सामने संघर्ष करती नजर आई। शशिधर भट्ट स्टेडियम में फाइनल मुकाबला देखने के लिए भारी संख्या में खेल प्रेमी उमड़े, जहां दर्शकों के उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हालांकि स्थानीय दर्शकों को गढ़वाल हीरोज की हार से थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन मेरठ स्पोर्टिंग की शानदार तालमेल और खेल कौशल की सभी ने सराहना की। मैच समाप्ति के बाद आयोजित समापन समारोह में विजेता टीम मेरठ स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के कप्तान और खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष पुरस्कारों से नवाजा गया।
और आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर आ रही है जहां पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर देहरादून में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बताते चले कि इस मौके पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का भव्य आगाज हुआ है। सीएम धामी ने गांधी पार्क देहरादून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया है। इस बीच दौड़ के जरिए युवाओं ने भरी आत्मनिर्भरता की हुंकार। सीएम धामी ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती और युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को भी किया सम्मानित। ऋषियों की परंपरा के मशाल वाहक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। इस बीच युवाओं के उत्साह को देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात। आज का दिन भारत के युवाओं की शक्ति, दृढ़ संकल्प और क्षमता पर चिंतन करने का दिन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास और अटूट समर्पण का संदेश सभी युवाओं के लिए एक मंत्र। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प की ओर अग्रसर। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में युवाओं की भूमिका होगी निर्णायक। सीएम ने वोकल फॉर लोकल के संदेश को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देश की आर्थिक प्रगति के लिए स्वदेशी को अपनाना अनिवार्य। स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियान सबको मिलकर बढ़ाने होंगे आगे। युवाओं से नशे से दूर रहने, अनुशासन अपनाने, शिक्षा, कौशल विकास पर जोर देने का किया आह्वान। पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ के अवसर पर आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर भारत की महान परंपरा, ऋषि परंपरा के ध्वजवाहक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर आप सबके बीच में आना और आप सबका उत्साह देखना कि दौड़ के लिए आप लोग किस प्रकार से दौड़ की बारी आए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाने के कारण से भूमंडल से जो लौट कर ऊर्जा आती है वो हम सबको और ऊर्जान्वित करने का काम करती है, क्योंकि ये इसका एक नियम है ब्रह्मांड का कि जो जैसा हम सोचते हैं, जैसी तरंगें हम ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही तरंगें वापस आकर हमको दुगनी गति से प्राप्त होती है। संभावनाओं के बारे में विचार करने का दिन है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर जुटे रहो, लगातार साधना करते रहो। उनका ये संदेश आज हम सब युवाओं के लिए एक मंत्र के समान है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में मजबूत नींव बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत इसी विचार को और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं युवा साथियों, आप केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश का भविष्य भी हैं। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका एक परिश्रम भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, IT सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही हैं संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां काशीपुर निवासी किसान के आत्महत्या के मामले में जो है बड़ा संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धम और DGP दीपम सेठ से पूरे प्रकरण की जानकारी ली है। सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत करेंगे मामले की जांच। दिवंगत किसान के परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी राज्य सरकार प्रशासन को दिए आवश्यक निर्देश। पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जाए हर संभव सहायता। न्याय दिलाने के लिए उठाया जाए आवश्यक कदम। घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए सुनिश्चित। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे में शामिल हुई वन भूमि पर तार बाड़ की कार्रवाई वन विभाग की टीम ने तेज कर दी है। अमित ग्राम गुमानीवाला गली नंबर 25 में वन भूमि पर तार बाड़ का काम वन विभाग पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कर रहा है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अब विरोध करने वालों जो लोग हैं शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन मौके पर अपने हाथों से जमीन जाते देख लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। वह वन विभाग की कार्रवाई को उदास मन से टकटकी लगाकर देखने में लगे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र सर्वे में शामिल वन भूमि पर तार बाड़ का काम पूरा कर लिया जाएगा और इस बीच कब्जा भी लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि अमृत ग्राम के बाद शिवाजी नगर बापू ग्राम मंजा देवी मीरानगर 20 बीघा व अन्य क्षेत्रों में वन विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ तार बाड़ का काम करेगी। वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लोगों से कार्रवाई में बाधा नहीं बनने की अपील की है और वहीं दूसरी ओर पीड़ित लोग वन विभाग की तारबाड़ की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर वन विभाग अपनी मनमानी करने में लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तारबाड़ करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता दीपक नारंग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कमल आपके पास आऊंगी। देखिए, तारबाड़ की जो ये कार्रवाई है, हालांकि देखिए होने पर काफी आक्रोश भी देखने को मिला। ऐसे में अब ये कार्रवाई कब तक चलेगी और इसके साथ ही क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है उन लोगों की जिनके अंदर डर है कि जमीन जा रहा है उनके हाथ से? हाँ, बिल्कुल कहे सपना, पिछले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है और अब 15 दिन के अंदर यहाँ पर वन विभाग को जवाब देना है।
और कहें तो अब भूमि कब्जे को फेंसिंग लगाकर जहां जहां खाली भूमि पड़ी है वो वन विभाग कब्जे में ले रहा है। और जो विरोध था अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शांत होते दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर कार्रवाइयां हुई हैं, मुकदमे दर्ज हुए। पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिन लोगों ने, जिन भूमाफिया लोगों ने यहाँ पर स्टाम्प पेपर पे वन भूमि को इन लोगों को बेच दिया है, वो लोग कौन है और उन लोगों के खिलाफ भी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई लेता है, क्यों नहीं अधिकारी कार्रवाई करते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए में लोगों को वन भूमि की भूमि बेच दी है। तो कहीं लोगों के नाम भी निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर कि किन लोगों ने यहाँ पर ज्यादा लोगों जमीनी भेजी है। और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं जब हम जो तस्वीरें जब सामने आएंगी तो ऐसे लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। तो कुल मिला के कहें तो यहाँ पर अब लगातार भूमि को कब्जे लेने का काम यहाँ पर वन विभाग द्वारा किया जा रहा है भारी पुलिस बल के बीच। और साथ ही अब यहाँ पर जो पहले बिजली पानी के जो कनेक्शन दिए जाते थे अब उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की लगातार परेशानियां बढ़ रही है। पर ऐसे भूमाफिया लोग, जिन लोगों ने इनको यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए की भूमि बेच दी, अब ऐसे लोगों की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भूमि तो वन विभाग की थी, कैसे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर यहाँ पे बेच दी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। बिल्कुल दीपक, आपके पास आऊंगी। देखिए, जो पीड़ित लोग हैं उनका ये कहना है कि वन विभाग जो है मनमानी कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। ऐसे में कैसे उन्हें इस बात की जो है खबर दी जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? बहुत अच्छा सवाल सपना आपने किया है। ये बात तो आप सबको मालूम धीरे धीरे पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है वन विभाग ये कार्रवाई करने में लगा है। लेकिन जिस प्रकार से अपने हाथों से उनकी जमीनें जा रही हैं उसको लेकर के उनमें एक डर बन चुका है कि उनका ये कहना है शुरू से कि ये जो जमीनें हैं उनके बुजुर्गों ने उनके जो है अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई है। और ये जब जमीनें बिक रही थी तो तब प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, तब वन विभाग कहाँ था। अब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है और उसके बाद जो ये कार्रवाई हो रही है, इस पे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, इनका ये कहना है। और दिक्कत सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस समय पर वन विभाग की टीम पुलिस की मौजूदगी में जमीनों पर तारबाल का काम कर रहा है, कुछ लोगों इसमें ज्यादा गुस्सा लोगों का इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जमीनों का सर्वे करने का आदेश तो जरूर दिया है, लेकिन सर्वे के बाद जमीनों पर तारवाल करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो अपनी इस बात को लेकर के वो अपना विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, लेकिन वन विभाग की टीम उनकी नहीं सुन रही है। फिलहाल पुलिस मौजूद है और विरोध को देखते हुए कल परसों जो है यहाँ पर काफी बहसबाजी भी हुई थी, 4 महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया था। तो आज यहाँ पे थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा भय वाला बना हुआ है, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई जो है वो वन विभाग की यहाँ पे चल रही है। वन विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है कि इसमें विरोध करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ये अवहेलना माना जाएगा और इसमें आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल वन विभाग की सर्वे की जो भूमि का जो मामला अभी तक चल रहा है, इसमें अभी तक 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 2 मामले हाईवे जाम करने के, एक रेलवे ट्रैक जाम करने का और एक मामला जो है जो सर्वे की भूमि है उन पे से बोर्ड और फ्लैग हटाने के मामले में दर्ज है। जबकि आरपीएफ ने भी इस मामले में रेलवे ट्रैक जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। तो ये इतने सारे जो मुकदमे हो गए हैं लोगों के ऊपर, जिसमें कुछ नामजद और कुछ अज्ञात हैं, तो उससे लोगों के अंदर एक और ज्यादा गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है कि एक तो उनके हाथ से जमीन जा रही है, ऊपर से उनके ऊपर जो उन्होंने विरोध किया उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए। तो अभी लोगों का सीधा सा मांग ये है कि सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करे, सरकार जो है लोगों का पक्ष रखे, क्योंकि सरकार ने इन क्षेत्रों को जो है नगर निगम में शामिल किया है, उन्हें बिजली पानी की सुविधा दी है, सीवर की सुविधा दी है, कई विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। लेकिन ये बात अलग है कि अभी यहाँ पे बिजली और पानी के नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। तो लोग कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे बसे हुए हैं और ये आबादी कोई 2, 4, 5 हजार की नहीं है, अगर हम 12 वार्ड की बात करें जो क्षेत्र के नगर निगम के अंदर है, तो वहाँ की आबादी करीब 80,000 के आसपास है। तो वो उनका मांग ये है कि या तो इस क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या सरकार जो है इसमें एक अध्यादेश पारित करे या अपना एक स्पेशल जो है सत्र बुलाए और उसके अंदर प्रस्ताव पारित करके जो है सेंटर को भेजे और इस भूमि को जो है डिनोटिफाई करे। तो ये बहुत सारी चीजें इस समय पे चल रही है, लोगों के दिमाग में लोगों की मांग हो रही है, उनकी मांग अब कब प्रमाण चलती है इसके ऊपर नजर बनी हुई है। फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई गतिमान है और इसमें 20 तारीख को जो है वन विभाग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को नजर बनाए रखे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।